यूरोपा के आइसी मून पर जिंदगी ढूंढना साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन यूरोपा क्लिपर मिशन इसे सच बनाने के करीब है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे यूरोपा क्लिपर एडवांस टेक्नोलॉजी और पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल करके हमें इस आइसी मून पर लाइफ के सबूत ढूंढने में मदद करेगा। यूरोपा का सरफेस बर्फ से ढका हुआ है, जहां बड़े बड़े क्रैक्स, मोटी गाढ़ी लकीरें और कुछ रफ टेरेंस के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा दूर से देखने में लगता है, लेकिन यूरोपा के 25 किलोमीटर अंदर एक विशाल महासागर छुपा हुआ है, जो 100 किलोमीटर या फिर उससे भी ज्यादा गहरा है, जहां हमें लाइफ मिल सकती है। बट वेट, ऐसे सबसरफेस ओशियंस तो कई और जहां भी देखे गए हैं, फिर यूरोपा में ऐसा क्या स्पेशल है? फ्रेंड्स, हमें ये समझना जरूरी है कि लाइफ एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स मिल जाएं तो, जिसमें आता है पानी, एनर्जी और 6 इंपॉर्टेंट केमिकल एलिमेंट्स जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। एंड फ्रेंड्स, दिस इज रियली अनबिलीवेबल। यूरोपा मून पे ये तीनों इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, जो इनको एलियन लाइफ को ढूंढने का वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट बनाते हैं। यही कारण है दोस्तों, जो यूरोपा क्लिपर नासा साइंटिस्ट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका उनको 3 दशकों से इंतजार था, स्पेशली जब से गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने यहाँ सब सरफेस ओशियंस कंफर्म किए हैं। यूरोपा क्लिपर नासा का एक एम्बिशियस मिशन है, जिसका मकसद यूरोपा के एनवायरनमेंट को इन्वेस्टिगेट करना है। खासकर ये पता करना है कि क्या ये मून लाइफ सपोर्ट कर सकता है। प्लैनेटरी मिशंस के लिए भेजे जाने वाले स्पेसक्राफ्ट में यूरोपा क्लिपर नासा का सबसे सोफिस्टिकेटेड और एडवांस स्पेसक्राफ्ट में एक है, जो यूरोपा मून को बेहद डिटेल में स्टडी करेगा। ये स्पेसक्राफ्ट यूरोपा के आसपास लगभग 50 फ्लाईबाय करेगा और उस पे बिना लैंड करे वेरियस डेटास गैदर करेगा। होल्ड ऑन, ये तो गैलीलियो ने भी किया था, ये 1995 में। इसमें अलग क्या है? फ्रेंड्स, फर्क है इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के क्लोजेस्ट अप्रोच में। यूरोपा क्लिपर अपने क्लोजेस्ट फ्लाईबाय में यूरोपा के सरफेस से बस 25 किलोमीटर ऊपर ही फ्लाई करने वाला है। ये काफी अमेजिंग है। आपको पता है कॉमर्शियल फ्लाइट्स कितनी ऊंचाई में उड़ते हैं? लगभग 10 से 12 किलोमीटर पे। इससे आप अंदाजा लगाइए यूरोपा क्लिपर आईसी सरफेस के कितने नजदीक से फ्लाई करेगा। नासा का गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट अपने क्लोजेस्ट फ्लाईबाय में यूरोपन सरफेस से 200 किलोमीटर यूपर था, यानी यूरोपा क्लिपर 8 गुना ज्यादा करीब से गुजरेगा। अब तक यूरोपा में बस गिनती के कुछ ही मिशंस भेजे गए हैं, और इनमें से भी यूरोपा क्लिपर पहला डेडिकेटेड मिशन है, जो डायरेक्टली इस मून के ओशियंस और एनवायरनमेंट के बारे में हमें बहुत कुछ बताने वाला है। और ये सब पॉसिबल होगा इस पे लगे 9 बेहद ही इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। फ्रेंड्स, अगर यूरोपा का सरफेस जियोलॉजिकली एक्टिव है, तो वो सब सरफेस ओशियंस में लाइफ की पॉसिबिलिटी को और बढ़ा देता है। वॉयेजर 2 और गैलीलियो की क्लोजअप इमेजेस से हमने ये अनुमान लगाया था कि शायद यूरोपा के सरफेस जियोलॉजिकली एक्टिव है। अब इसे कंफर्म करने का समय आ गया। यूरोपा क्लिपर पर विजिबल लाइट कैमरेज के साथ साथ इंफ्रारेड कैमरेज भी लगे हुए हैं, जो यूरोपा के सरफेस की रफनेस, टेम्परेचर और कंपोजिशन को मैप करेगा। स्पेसक्राफ्ट पे आइस यानी यूरोपा इमेजिंग सिस्टम माउंटेड है, जो यूरोपा के चप्पे चप्पे को कैमरे में कैद कर लेगा। यहाँ मौजूद वैलीज, रिजेस, डार्क बैंड्स और बाकी फीचर्स ऑलमोस्ट यूरोपा का 90% सरफेस इमेजेस में कैप्चर हो जाएगा। जरा इस इमेज को देखिए, ये यूरोपा के गैलीलियो से खींची गई हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाली इमेज है। यूरोपा क्लिपर के आइस से जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन इमेज मिलेगी, वो इससे 5 गुना ज्यादा बेहतर होगी। जस्ट इमेजिन, सरफेस की छोटी छोटी डिटेल्स को हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। और ये तो मैं नॉर्मल फ्लाईबाय की बात कर रहा हूँ। क्लोजेस्ट फ्लाईबाय के समय जब स्पेसक्राफ्ट यूरोपा के बस 25 किलोमीटर ऊपर होगा, तब आइस से जो इमेजेस कैप्चर होंगी, वो गैलीलियो के फाइनेस्ट इमेज से 100 टाइम्स ज्यादा बेटर रेजोल्यूशन की होगी। कैन यू बिलीव दैट? लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है सिर्फ सरफेस को ऑब्जर्व करने से उसके जियोलॉजिकली एक्टिव होने का पता लग जाएगा? नहीं ना। उसके लिए हमें ये भी जानना जरूरी होगा कि क्या यूरोपा पर नए सरफेस बन रहे हैं। इसका पता लगाने में ई-थेमिस हमारी मदद करेगा। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो रेडिएशंस एमिट ना कर रही हो। ऑब्जेक्ट अलग अलग टेम्परेचर्स के हिसाब से डिफरेंट वेवलेंथ्स की रेडिएशंस एमिट करते हैं। ई-थेमिस इंफ्रारेड एमिशंस को स्टडी करके यूरोपा के टेम्परेचर्स को मैप करेगा। इस टेम्परेचर मैपिंग को देखकर हम आसानी से समझ पाएंगे कि यूरोपा पर बर्फ कहाँ पर गर्म है। अब जहाँ पर बर्फ गर्म होगी, वहाँ या तो नया सरफेस बन रहा होगा, या फिर वहाँ बर्फ बहुत पतली होगी।
मतलब नीचे के वार्म ओशियंस की वजह से वो एरिया हॉट दिख रहा होगा। या तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि वहां पर ओशियंस का गर्म पानी लीक करके ताज़ा सरफेस पे आया होगा। ये तीनों ही सिचुएशन यूरोपा लाइफ के लिए बहुत अच्छे सिग्नल्स हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आपको याद होगा ईयर 1995 में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने मैग्नेटिक फील्ड की मदद से ये कंफर्म किया था कि यूरोपा के अंदर खारे पानी का विशाल ओशियन है। इसे एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट मैग्नेटोमीटर यानी ECM का इस्तेमाल करेगा और यूरोपा में इंड्यूस हो रही मैग्नेटिक फील्ड को रिकॉर्ड करेगा। ओशियंस एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं ये कंफर्म करने के साथ साथ मैग्नेटोमीटर ओशियन की सैलिनिटी और उसकी गहराई का भी अनुमान लगाएगा। आखिर ओशियन की सैलिनिटी भी लाइफ एग्जिस्टेंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डेड सी को ही देख लीजिए, वो इतना खारा है कि वहां मरीन लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती है। यूरोपा के जियोलॉजिकली एक्टिव सरफेस न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज में मदद करेगा, लेकिन अगर यूरोपा का आइसी शेल बहुत ही मोटा हुआ तो न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज में बहुत मुश्किल आने वाली है। यूरोपा का आइसी शेल कितना मोटा है ये पता करने में रीजन हमारी मदद करेगा। रडार टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ये इंस्ट्रूमेंट यूरोपा के आइसी शेल के 30 किलोमीटर नीचे रेडियो वेव्स की मदद से आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है। बर्फ के कितने नीचे ओशियंस हैं और बर्फ कितनी मोटी है ये तो पता लग ही जाएगा। साथ में आइसी शेल का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या उसके अंदर पानी ट्रैप्ड है, इन सवालों के जवाब भी हमें रीजन से मिल जाएंगे। अगर आइस के अंदर लिक्विड वाटर मिलता है दोस्तों तो वो सिर्फ एक तरफ ही इशारा करेगा, ओशियन के पानी के सरफेस एक्चुअली लीक कर रहे हैं। रीजन इंस्ट्रूमेंट रडार की मदद से बर्फ के नीचे ओशियन में हॉट स्पॉट्स भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ये हॉट स्पॉट्स पानी के अंदर हो रहे किसी टाइप के जियोथर्मल एक्टिविटी की ओर इशारा कर सकते हैं। जियोथर्मल एक्टिविटी जैसे कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स या फिर अंडर वाटर वोल्केनोज जो यूरोपन लाइफ को एनर्जी और जरूरी न्यूट्रिएंट्स देने में मदद कर सकते हैं। पानी और एनर्जी मिलने के बाद भी जरूरी नहीं है कि यूरोपा लाइफ सपोर्ट करे, वो तभी पॉसिबल होगा जब यूरोपा पे स्पेशली उसके ओशियंस में इंपॉर्टेंट केमिकल एलिमेंट्स अच्छी मात्रा में मिले। अब इसका पता लगाने में यूरोपा हमारी मदद खुद ही करने वाला है। यूरोपा पे एक फैसिनेटिंग फीचर देखा गया है जो इसे और भी स्पेशल बनाता है, वो है इसके प्लूम्स। ये पावरफुल गीजर्स हैं जो ओशियन से होते हुए यूरोपा के आइसी सरफेस पे तेजी से एक पिचकारी की तरह आसमान की तरफ जाते हैं। कुछ प्लूम्स तो 200 किलोमीटर ऊंचाई तक रिकॉर्ड किए गए हैं। ये प्लूम्स हमें ओशियन के सैंपल्स को बिना ड्रिल किए कलेक्ट करने का मौका देते हैं। यूरोपा क्लिपर इन प्लूम्स को स्टडी करेगा ताकि हमें ओशियन के अंदर के केमिकल्स और पॉसिबल लाइफ इंडिकेटर्स का पता चल सके। इसमें हमारी मदद मैसपेक्स और यूरोपा यूएस करेंगे। मैसपेक्स यूरोपा के आसपास की गैसेस और ओशियन से निकल रही इन प्लूम्स को कलेक्ट करके उनके केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करेगा। यहाँ कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है ये पता करने पर ना बस हमें यूरोपा के एटमॉस्फेयर को समझ सकेंगे बल्कि इसके सरफेस और ओशियन के केमिस्ट्री को भी और अच्छे से समझ पाएंगे और पता कर पाएंगे कि यूरोपा के ओशियंस में जरूरी एलिमेंट्स हैं कि नहीं। मैसपेक्स के कंक्लूजन को और मजबूती देने के लिए यूरोपा यूवीएस का इस्तेमाल किया जाएगा। यूरोपा यूवीएस मैसपेक्स की तरफ फिजिकली एटमॉस्फेयर से सैंपल्स कलेक्ट नहीं करने वाला है बल्कि वो अल्ट्रावायलेट लाइट के स्पेक्ट्रोग्राफ के माध्यम से यूरोपा के एटमॉस्फेयर और प्लूम्स के केमिकल मेकअप को एनालाइज करेगा। ये हमें बताएगा कि यूरोपा के सरफेस और ओशियंस में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यहाँ पर सभी बिग 6 एलिमेंट्स डिटेक्ट हो जाते हैं या फिर नहीं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक चीज क्लेरिफाई जरूर करना चाहूंगा। यूरोपा क्लिपर इन पावरफुल टूल्स का यूज करके हमें बस यही बताएगा कि क्या यूरोपा लाइफ सपोर्ट कर सकता है या नहीं, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, वो डायरेक्टली लाइफ डिटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ। एक तो यूरोपा को दोबारा इतने साल के बाद स्टडी किया जाने वाला है और तब भी हमारी सुई शायद पर ही अटकने वाली है। फ्रेंड्स, आपको ये समझना होगा यूरोपा पर डायरेक्टली लाइफ डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। जो बायोसिग्नेचर्स लाइफ एमिट करती है उनको डिटेक्ट करने से पहले ही जुपिटर की इंटेंस रेडिएशन उनको नष्ट कर देगी, जिससे हमें गलत रीडिंग्स मिल जाएंगी और मैं और आप ये नहीं चाहते हैं, राइट? इसीलिए बायोसिग्नेचर्स के डिटेक्शन की कोशिश भी नहीं करी जा रही है। दोस्तों, लाइफ सुटेबिलिटी एक बार कंफर्म हो जाए तो उसके बाद नासा के और भी एडवांस प्लान हैं यूरोपा के एक्वाटिक लाइफ को डिटेक्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, यूरोपा क्लिपर 2030 में यूरोपा के पास पहुंचकर ये सारी इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटेशन शुरू कर देगा।
अब वो दिन दूर नहीं जब हमें पृथ्वी के बाहर लाइफ मिलेगी, और वो भी हमारे ही सोलर सिस्टम में। ये काफी एक्साइटिंग होने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या आप इसे लेकर एक्साइटेड हैं, या फिर आप ये मानते हैं कि अर्थ के बाहर लाइफ पॉसिबल नहीं है? अपने विचार जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, अगर हमें यूरोपा पे लाइफ मिलती है तो कभी सोचा है वो लाइफ कैसी दिखती होगी? जानना चाहते हैं कैसी दिखती होगी? तो यहाँ क्लिक कीजिए। बाय।